नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम तीन चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करते हैं। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 4 तारीख को आया है। और एडिटोरियल का शीर्षक है 7 to 11। ये कहता है कि इंडिया डिजर्व्स इट्स प्लेस ऑन द ग्लोबल स्टेज, बट ऑन G11 इट मस्ट बी क्लियर अबाउट इट्स एम्स। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भारत अब ग्लोबल स्टेज में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया है, लेकिन G11 के प्रपोजल के संदर्भ में उसे पहले ये पता करना चाहिए कि G11 का उद्देश्य क्या है और तभी इस पे आगे कोई निर्णय लेना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक मेजर टॉपिक है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स। तो यहाँ बात होगी G7 की, जो कि एक मेजर इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, और G11 के बारे में भी, जिसका प्रपोजल प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा दिया गया है कि इसमें कुछ देशों को बढ़ाना चाहिए। तो सिलेबस के साथ लिंकेज स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले G7 कंट्रीज के बारे में कुछ समझते हैं और इनको मैप में देखते हैं। तो G7 कंट्रीज, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये 7 देशों का समूह है, और इसमें 7 देश हैं। वो हैं, पहला यूएसए, दूसरा कनाडा, तीसरा यूके, चौथा जर्मनी, पांचवा फ्रांस, छठवां इटली और सातवां जापान है। और ये G7 की फॉर्मेशन हुई थी 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद। ये ऑयल क्राइसिस किस वजह से आया था? तो यहाँ एक वॉर हुई थी इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच में, और जिसकी वजह से ओपेक जो संगठन है, कार्टेल है ऑयल प्रोड्यूसर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, इसने एक ऑयल एम्बार्गो यानी कि ऑयल के निर्यात में प्रतिबंध लगा दिया था कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ। और इसकी वजह से जो ऑयल की प्राइस थी वो $3 से बढ़ के $12 यानी कि 400% बढ़ गई, जब तक ये ऑयल एम्बार्गो हटाया गया 1974 मार्च के आसपास। तो इसके बाद जो ये वेस्टर्न कंट्रीज थे, जिसमें G5 का ग्रुप पहले बना, और इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने मीटिंग की और डिसाइड किया कि हमें एक तरीके का समूह बनाना चाहिए ताकि इस तरीके के ऑयल क्राइसिस जैसे खतरे और भी बाकी ग्लोबल खतरों से निपटा जा सके। और इसको बाद में फिर ज्वाइन किया कनाडा ने, और यूरोपियन यूनियन भी 1977 से इसका सदस्य बन गया, इसकी मीटिंग्स अटेंड करने लगा। तो इसके बाद इसने 1976 से G7 का रूप ले लिया। और 1997 या 1998 के आसपास रशिया ने भी इसको ज्वाइन किया और ये G7 G8 में तब्दील हो गया। लेकिन फिर 2014 में जैसे ही रशिया ने क्रीमिया, जो कि पहले यूक्रेन का पार्ट था, इसको अपने अंदर मिला लिया, तो क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद से रशिया को G7 से निकाल दिया गया और ये दोबारा G7 में ही तब्दील हो गया, और तब से यही सिचुएशन बरकरार है। और G7 में जो देश हैं उनको याद रखने के लिए आप ये फ्यूजिक जे इस तरीके का एक्रोनिम याद रख सकते हैं। तो F से फ्रांस है, U2 है, तो U से यूएसए और यूके है, G से जर्मनी, I से इटली, C से कनाडा और J से जापान। और अब हाल में ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि G7 सही तरीके से दुनिया अब जैसी है उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, और इसके लिए इसमें कुछ और देशों को शामिल करना चाहिए और इसको G11 बना देना चाहिए। तो कौन कौन से ये नए देश शामिल करने की बात की गई है? तो रशिया, भारत, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। और इसको आप याद रख सकते हैं IAS राजस्थान एक्रोनिम से। तो I से इंडिया, A से ऑस्ट्रेलिया, S से साउथ कोरिया, R से राजस्थान। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि G7, G8 और G20 के मेंबर्स किस प्रकार से हैं। तो G7 में जब रशिया को जोड़ दिया जाता है तो ये G8 हो जाता है, और इसके बाद कुछ और देश जब आ जाते हैं जैसे टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, तो ये G20 का रूप ले लेता है। G20 डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का समूह है, और G7 सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज का समूह है। और G7 के बारे में कुछ और खास बात आपको पता होनी चाहिए कि G7 जो है ये करीब करीब 46% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, और 58% जो ग्लोबल नेट वेल्थ है, यानी पूरी दुनिया में जो वेल्थ है
उसका 58% हिस्सा इन्हीं 7 देशों के पास मौजूद है। और 1975 में ये पहली मीटिंग हुई थी 6 देशों की, और ये 1/10 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि जो विश्व की जनसंख्या है उसका 10वां भाग इन देशों में है। 2014 में रशिया को हटा दिया गया था क्योंकि उसने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। तो आइए आप देखते हैं कि क्रीमिया वाले मामले में क्या हुआ था। तो ये है मैप जिसमें आप देख रहे हैं यूक्रेन को, यहाँ रशिया है और ये हिस्सा है क्रीमिया। और यहाँ सिर्फ आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो क्रीमिया पहले ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था और रशिया में एक फेमस एम्प्रेस हुई हैं कैथरीन द ग्रेट, और इनके समय में ये क्रीमिया रशिया का पार्ट बन गया था। इसको रशिया ने अपने अंदर समाहित कर लिया था और यही सिचुएशन रही 1954 तक, जबकि रशिया जैसे कि वो उस समय जाना जाता था यूएसएसआर के नाम से। तो यूएसएसआर के एक लीडर थे निकिता क्रुश्चेव। तो निकिता क्रुश्चेव ने क्रीमिया को यूक्रेन को गिफ्ट के रूप में दे दिया और इससे कोई खास फर्क उस समय नहीं पड़ा क्योंकि यूक्रेन, रशिया, क्रीमिया सभी यूएसएसआर का पार्ट थे, जो कि उस समय सोवियत यूनियन था। लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया तो यूक्रेन अलग देश बन गया, रशिया अलग देश बन गया और तब इनके बीच में विवाद फिर से बढ़ा और 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे दोबारा कब्जा कर लिया और अभी यही स्थिति मौजूद है। और इसी कारण से रशिया को जो उस समय का G8 था उसे निकाल के दोबारा से वो G7 बन गया। तो आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल बताता है कि भारत वैश्विक मंच पर अपना स्थान अर्जित करने का हकदार हो गया है, लेकिन G11 को भारत को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, ये G11 के उद्देश्यों पे काफ़ी हद तक निर्भर करेगा और भारत को पता करना चाहिए कि इसके उद्देश्य क्या है, क्योंकि अभी जो नज़र आ रहा है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है चाइना को बाहर रखना, चाइना की राइज को रोकना, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में लगातार टेंशन बना हुआ है। और भारत क्योंकि चीन के साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है और जहाँ की कुछ उथल पुथल भी है हाल के दिनों में, तो भारत को अपने कदम बहुत ही सूझबूझ से रखने होंगे। आगे एडिटोरियल बताता है कि विश्व के सबसे विकसित देशों का जो समूह है G7, इसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये आउटडेटेड हो गया है वर्तमान को देखते हुए, और इसको फिर से रेलेवेंट बनाने के लिए वो चाहते हैं कि इसमें 4 देशों को जोड़ दिया जाए और इसको G11 बना दिया जाए। और ये 4 देश हैं भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। और इन सभी देशों ने इस बात का स्वागत किया है और राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में G7 का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है इस वर्ष के अंत में, उसके में भाग लेने के लिए इन 4 देशों को निमंत्रण भी भेज दिया है। और यूएस इस समय G7 का होस्ट है क्योंकि प्रेसिडेंसी G7 की उसके पास है। तो इस राइट से वो दूसरे देशों को स्पेशल इन्विटी के रूप में तो बुला सकता है, यानी कि विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जा सकता है, लेकिन इसकी कंपोजिशन को बदलने में, इसके मेंबर्स को बदलने के लिए बाकी मेंबर्स की रजामंदी भी जरूरी है। और यहाँ एक बात हो रही है कि रशिया को लेके बाकी कई सारे मेंबर्स का अभी भी विरोध है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। और रशिया के साथ जो बाकी यूरोपियन देशों का विरोध है वो क्रीमिया के समामेलन, यानी कि क्रीमिया का जो एनेक्सेशन 2014 में रशिया ने कर लिया था उसको लेकर ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो है चाइना को बाहर रखना। तो G11 का उद्देश्य कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि यूएस चाहता है कि वो चाइना को बाहर रखे इससे। और ये बात और भी अजीब तब लगती है जबकि G7 के जो समिट होते रहे हैं या G8 के भी समिट जो होते रहे हैं, उन शिखर सम्मेलनों में चाइना को नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता रहा है और G8+5 एक ग्रुपिंग भी रही है जिसमें कि ये जो 5 हैं ये विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमीज को कहा जाता है। और इन इमर्जिंग इकोनॉमीज में ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, मैक्सिको है, भारत है और चीन। तो इन 5 देशों को G8+5 के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज के दिन में चाइना एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और चाइना की इकोनॉमी और उसके मिलिट्री पावर को भी देखते हुए किसी भी ऐसे बड़े समूह में चाइना की हिस्सेदारी ना होना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। और एडिटोरियल बताता है कि वर्तमान समय में अमेरिकी चीन तनाव का मुख्य कारण कोरोना वायरस महामारी है, लेकिन इससे पहले भी ट्रेड रिलेशंस को लेके काफ़ी तनातनी चल रही थी दोनों देशों के बीच में। और शायद यही सारे कारण हैं जिनमें कि WHO की
कोविड-19 की हैंडलिंग, ताइवान के ऊपर विवाद, हांगकांग के ऊपर एक नया सिक्योरिटी लॉ जिसका यूएस ने विरोध किया है, और साउथ चाइना सी में भी कई सारी चीज़ों को लेकर दोनों देशों में विवाद रहा है। और इसी कारण शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइनीज राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं भेजा है। और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का ये भी कहना है कि G11 यूएसए के लिए एक रास्ता होगा कि वो अपने जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं उनसे भविष्य में चीन की राइज या चीन का जो उभरना है ग्लोबल स्टेज में उससे कैसे निपटना है, इस पे भी विचार विमर्श करने के लिए इस फोरम का उपयोग किया जाएगा। और जाहिर बात है कि चीन को ये सब मंजूर नहीं है और चीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पे, और उसने कहा है कि G11 का जो विचार है वो एक विफल योजना पहले से ही है और इसकी सफलता का कोई भी दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहा है। आगे एडिटोरियल बताता है कि जो प्रस्तावित G11 ग्रुपिंग है ये विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में भारत को स्थान भी दिलाएगा और ये मान्यता भी प्रदान करेगा कि विश्व स्तर पे भारत का एक अहम भूमिका है। लेकिन साथ ही साथ एडिटोरियल ये बात भी करता है कि भारत सरकार को दोनों तरफ चीज़ों को देख लेना चाहिए कि इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। और अभी ये जो G11 का प्रपोजल है ये काफ़ी एक अर्ली स्टेज में है, यानी कि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज का प्रपोजल है जिसको अभी काफ़ी आगे जाना बाकी रहता है। और एडिटोरियल यही बताता है कि मेज़बान देश के रूप में प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ये अधिकार है कि वो विशेष निमंत्रण के द्वारा किसी भी देश को बुला सकते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। और पिछले साल जब मीटिंग हुई थी फ्रांस में बियारिट्ज जगह पे, तो यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था स्पेशल इन्विटी के रूप में। और एडिटोरियल भी यही कहता है कि लेकिन G7 की संरचना को परिवर्तित करने के लिए बाकी सदस्य देशों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी और उसमें रूस की एंट्री को लेके कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं बाकी मेंबर्स ने, और हो सकता है कि ये G11 इस रूप में आगे ना बन पाए। और ये भी अभी स्पष्ट नहीं है कि ये शिखर सम्मेलन वास्तव में कब होगा, क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होने हैं जो कि नवंबर में है और सितंबर में यूएन जनरल असेंबली का सेशन भी होना है। और ऐसा माना जा रहा है कि यूएन जनरल असेंबली के सेशन के साथ ही ये समिट करने की योजना है प्रेसिडेंट ट्रंप की। तो अंत में एडिटोरियल बताता है कि भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो एडिटोरियल कहता है कि भारत का चीन के साथ सीमा विवाद पहले से ही चल रहा है और इसमें कुछ ज़्यादा गर्मागर्मी भी हुई है हाल के दिनों में। तो भारत को ऐसे किसी समूह में जिसका उद्देश्य लग रहा है कि चीन को बाहर रखना है उसमें शामिल होने के पीछे पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि इस ग्रुपिंग का उद्देश्य क्या रहेगा और इससे उसके चीन के साथ संबंधों में किस प्रकार का असर पड़ सकता है। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि चीन को कोई वीटो नहीं देना चाहिए कि भारत ऐसी ग्रुपिंग में शामिल सिर्फ इस वजह से नहीं होगा क्योंकि चीन को बुरा लगेगा। तो भारत को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखनी चाहिए और अगर भारत को लगता है कि ऐसे ग्रुपिंग में आने से उसके हित में होगा तो भारत को ऐसी ग्रुपिंग को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन भारत को अमेरिका और चीन के बीच जो शीत युद्ध शुरू हो रहा है उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि भारत और चीन के भी रिश्ते काफ़ी महत्वपूर्ण हैं अपने आप में और इसमें किसी तीसरे देश के दखल को भारत को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर भारत के पास यूएस एक दोस्ती भरा प्रस्ताव लेके आता है तो भारत को उसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन और भारत के बीच जो बॉर्डर इशू है उसमें मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता करने का भी प्रपोजल दिया था, जिसको भारत सरकार ने सही रूप में अस्वीकार कर दिया था। और भारत की यही नीति रही है कि बायलैटरल इश्यूज में वो किसी भी पार्टी के मीडिएशन को बर्दाश्त नहीं करता है। और जहाँ तक सीमा विवाद है ये भारत और चीन के बीच का मसला है और आपस में बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन बाकी फोरम्स में और कुछ जो वैश्विक मुद्दे हैं वहाँ भारत और यूएस एक साथ मिलके काम कर सकते हैं और अगर उससे चीन को दिक्कत होती भी है तो उसमें भारत को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और अंत में एडिटोरियल कहता है कि एक बहुपक्षीय मंच यानी कि जो मल्टीलेटरल फोरम के रूप में GS7 की प्रभावशीलता के मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए कि उसने जो वैश्विक मुद्दे हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा योगदान, ईरान का मुद्दा, इन मुद्दों पर जो मेंबर देश हैं उनके बीच ही बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहा है, मतभेद रहा है। तो ऐसे में ये G7 कितना प्रभावी रहा है इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
और यहाँ जैसे आपको पता होगा कि जलवायु परिवर्तन के मामले में यूएस और फ्रांस, जर्मनी आदि की राय एकदम ही भिन्न रही है और यूएस ने तो क्लाइमेट चेंज को मानने से ही इनकार किया है और पेरिस डील से भी वॉकआउट कर दिया है। और ऐसा ही कुछ हुआ ईरान मुद्दे पर भी, जहां फिर से यूएस ने बाकी देशों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ही यूनिलेटरली विड्रॉ कर लिया ईरान न्यूक्लियर डील से और इसकी वजह से भी संकट और बढ़ गया है पर्शियन गल्फ में। और अंत में एडिटोरियल ये बताता है कि पिछले वर्ष 2019 में जब ये फ्रांस में G7 का समिट आयोजित हुआ था तो वहाँ मतभेद इतने ज़्यादा थे कि पहली बार जो 45 साल हुए हैं G7 की उत्पत्ति के बाद से, उसमें पहली बार ऐसा मौका आया कि एक जॉइंट स्टेटमेंट या जॉइंट कम्युनिके भी रिलीज नहीं कर सके क्योंकि सारे मेंबर्स एक ही पेज पे नहीं थे कई सारे मुद्दों पे अपनी राय को लेके। तो शायद ये भी एक कारण है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प चाह रहे हैं कि G7 को और बड़ा बनाया जाए ताकि जो देश उनके पक्ष में हैं उनकी संख्या इसमें बढ़ाई जा सके। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है उनके लिए वो है चाइना की राइज को काउंटर करना, और इसके लिए चाइना को इससे बाहर रखा गया है और बाकी देशों को निमंत्रण दिया गया है। तो ये थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इस एडिटोरियल को लेकर। तो प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं G7 के बारे में कि इसका समिट कहाँ हुआ, लोकेशन कहाँ थी, प्रेसिडेंसी किस देश के पास थी, अगले साल किस देश के पास जाने वाली है, स्पेशल इन्विटीज़ अगर कोई देश थे तो उनके नाम वगैरह पूछे जा सकते हैं, उनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। अगर कोई जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ जैसा कि पिछले साल रिलीज़ नहीं हो पाया तो उसके मुख्य मुद्दे क्या थे ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब जो G11 के बारे में प्रपोजल दिया गया है तो इसमें कौन कौन से 4 देशों को शामिल करने की बात कही गई है। अगर मेंस की बात करें तो G7 का क्या रोल है वर्ल्ड में, इस पे सवाल बन सकता है। G7 की इफेक्टिवनेस को लेके भी बात हो सकती है कि ये कितना इफेक्टिव रहा है विश्व के संकटों से निपटने या जूझने में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है वो ये है कि G7 का जो एक्सपेंशन होना चाहिए या नहीं, और दोनों तरफ क्या कारण आप दे सकते हैं इसके लिए। और एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या G11 को सिर्फ इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि वो चाइना की राइज को रोका जा सके, चाइना को काउंटर किया जा सके, कंटेन किया जा सके, और इसमें भारत का क्या नज़रिया होना चाहिए। क्योंकि भारत, जो बाकी देश शामिल हो रहे हैं उसमें भारत और चीन के संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच में एक बहुत बड़ी सीमा है जो कि डिस्प्यूटेड है, और इस वजह से भारत और चीन के संबंध बहुत ही क्रिटिकल हैं। और दोनों ही देश इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो आने वाला युग है, आने वाली सदी है, वो भारत और चीन की रहेगी। और एक टर्म भी यूज़ होता है जो आपको पता होना चाहिए, चिंडिया, जो कि चाइना और इंडिया का कंबाइंड फॉर्म है। तो ये था इस एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।